अरविंद केजरीवाल ईडी के अरेस्ट में है, गिरफ्त में है। इसके बाद खबर आई कि केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ईडी की इस गिरफ्त के खिलाफ। फिर आज सुबह यानी 22 मार्च को खबर आई कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। कारण बताया कि जो निचली अदालत है, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट है, वहां पर सुनवाई चल रही है, वो दोनों क्लैश ना हो, इस वजह से वो यहाँ पर जो भी सुनवाई हो रही है उसका फैसला आएगा, उसके बाद वो फिर हायर कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसा केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी। अब आज दोपहर 2:30 बजे से रात के 10 बज रहे हैं जब ये फैसला आया है राउज एवेन्यू कोर्ट से। दिन भर कोर्ट में क्या क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, केजरीवाल के वकीलों की तरफ से क्या तर्क दिया गया, ईडी ने क्या कहा, इस सब पर विस्तार से मेरे साथी अभिनव पांडे नजर रखे हुए थे। न्यूज रूम के अलग अलग साथी अलग अलग पहलुओं को कवर कर रहे थे। तो हम ये समझते हैं कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आखिर क्या तर्क दिए गए, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है जो सामने आए, और केजरीवाल को जो अब 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया है ईडी के पास 28 तारीख तक, इस बीच में क्या तर्क दिए गए आखिर कि ये फैसला अंततः हमारे सामने आया। देखिए, बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई है, जिरह हुई है, और इसका पॉइंट टू पॉइंट बड़ा ही रोचक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले सुबह सुबह केजरीवाल की टीम, वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट जाती है और इस दलील के साथ जाती है कि भाई हमें राहत दी जाए। तो इसको लेकर के बातचीत होती है। तो सीजीआई के सामने मैटर जाता है, रोस्टर लगता है, हर केस का एक रोस्टर लगता है और मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई होते हैं जो तय करते हैं। तो सीजीआई ने ये तय किया कि इसको 3 जजों की बेंच के पास भेजा जाए, जिसमें जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस खन्ना और एक और जज है वहाँ पे। तो हाँ, फिर उसके बाद जो है केजरीवाल की वकीलों की टीम को लगा कि नहीं, हमें ये अभी हम नहीं जाएंगे, अभी हम राउज एवेन्यू कोर्ट जाएंगे जहाँ पे पीएमएलए एक्ट की तहत सुनवाई होती है, जो स्पेशल कोर्ट है। तो एक वजह ये बताई कि क्यों फिर आप हड़बड़ी में सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। ये तय था कि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती अगर सुनवाई होती तो, क्योंकि पिछले अगर रिकॉर्ड्स देखे जाए और इसी बेंच ने सुनवाई की थी जिसमें हेमंत सोरेन के मामले में या मनीष सिसोदिया के मामले में और कई सारे मामलों में, कविता के मामले में राहत नहीं मिली थी। देखिए, होता क्या है कि आप ये बहुत आरोप लगाए जा सकते हैं कि ये फलाने जज हैं, ये धमाके जज। ऐसा सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से काम नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट के काम करने का तरीका ये कि अगर किसी जज को वो केस दिया जा रहा है तो जो मास्टर ऑफ रोस्टर हैं सीजीआई, वो भी ये देखते हैं कि इस जज ने पर्टिकुलर केस को फॉलो किया है या नहीं। अगर उनकी एक्सपर्टीज़ है, उन्होंने इस पर काम किया, तभी दिया जाता है। ऐसे नहीं उठा करके किसी को कोई केस दे दिया। तो इनको समझ में आ गया कि यहाँ से तो राहत नहीं मिलने वाली और इन्होंने अपना याचिका वापस ले ली। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था। कम ही देखने को मिला। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाता तो फिर बात सुप्रीम कोर्ट वैसे मेरी समझ कहती है, मैं कोई कानून का बहुत जानकार नहीं हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वापस भेजती है। आपकी निचली अदालत से आई, एक प्रोसीजर होता है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है या फिर कोई किस पद पे है। सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति को एक नज़र से देखता है और एक कानून की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होता है। अनटिल अनलेस की कोई बहुत जिसमें संवैधानिक अधिकारों के हनन होते हैं, उन केसेस को सुप्रीम कोर्ट देखता है। आमतौर पे इस तरीके से नहीं। तो फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में बहस ये जाते हैं 2 बजे के करीब। अरविंद केजरीवाल की टीम वकीलों की पहुंचती है और इधर से एएसजी राजू पहुंचते हैं, जो कि इन सब मामलों में, ईडी के पैरवी के मामले में उनका बहुत मजबूत हाथ बताया जाता है। जस्टिस कावेरी बावेजा के जो कोर्ट है उसमें ये मामला रहता है। तो केजरीवाल की तरफ से सीनियर वकील विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता के अलावा कांग्रेस के बड़े लीडर जो अभी राज्यसभा चुनाव में हार गए थे, अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील हैं पेशे से, वो पेश होते हैं। तो जब कोर्ट रूम में एकदम बहुत हलचल का माहौल था, बहुत भीड़ थी, मतलब जो हम देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे, बहुत भीड़ थी। तो शुरुआत में ये हुआ कि जो एसजी राजू हैं वो अंदर ही नहीं जा पा रहे थे। 10 मिनट या 5 मिनट डिले। मतलब वो बाद में कई लोगों ने ट्वीट किया कि केजरीवाल के वकीलों को नहीं जाने दिया जा रहा, इस तरीके के, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स ने। लेकिन बाद में पता चला कि एसजी राजू को ही नहीं जाने दिया जा रहा है ईडी की तरफ से। तो ईडी की तरफ से स्पेशल काउंसिल जोहेब हुसैन थे। ये स्पेशल काउंसिल एक तरीके के वकील होते हैं जो स्पेशल एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, उनको वकील दिए थे। वो अकेले पैरवी नहीं करते हैं, उनके साथ कोई एक और वकील होना चाहिए, जैसे एएसजी राजू वहाँ पे मौजूद थे। तो एसवी राजू जब पहुँचते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे जो कोर्ट जाता है, कोर्ट उसे पहले बोलने का मौका देता है।
ऐसा नहीं कि आप गए और कि हम तो मुख्यमंत्री के पक्ष से हैं या ऐसे, तो ये नहीं होता है। यहाँ राउज एवेन्यू कोर्ट कौन गया है? ईडी गई है। ईडी क्यों गई? क्योंकि 9 बजे गिरफ्तार किया है और जो नियम है कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना है, उनको प्रोड्यूस किया और फिर जिरह शुरू होती है। तो जब जिरह शुरू होने वाली थी, जब राजू जो है अंदर आ जाते हैं तो थोड़ी देर के इधर उधर, अच्छा उसमें ये चलता रहता है कि आप माइक म्यूट कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो उनको कहा जाता है अपने माइक म्यूट कीजिए, आवाज़ नहीं आ रही, ये सब भी चल ही रहा था। फिर जो पहली दलील शुरू होती है वो जाहिर सी बात है एसवी राजू देना शुरू करते हैं और वो बताते हैं, सबसे पहले अपना वो ये तर्क स्थापित करते हैं कि जो हमने गिरफ्तारी की है पीएमएलए के जो धारा 19 है, सेक्शन 19, उसके तहत गिरफ्तारी की है और उसमें वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमने सारे नियमों शर्तों के साथ गिरफ्तार किया है, परिवार को भरोसे में लेकर के, उनको बता करके वो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो पैरा 6 पैरा 2 में जो भी लिखा है उस पे बारे में बताते हैं कि ये ऐसी गड़बड़ी थी, एक्साइज काफी डिटेल में ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जो गिरफ्तारी की है वो सारे नियम कायदे कानून के अंतर्गत की है और ये गिरफ्तारी जरूरी भी थी। हाँ, इन्हीं कानून पहला आपको ये इस्टेब्लिश करना है कि भाई आपने गिरफ्तार किया तो क्यों गिरफ्तार किया है। फिर उसके बाद दलीलें शुरू होती हैं, तो इन्हीं की तरफ से दलीलें दी जाती है भाई गिरफ्तार क्यों किया। तो ये बताना शुरू करते हैं, जो मोटा मोटी समझ में आता है कि केजरीवाल का जो रोल है, जो कथित शराब घोटाला है, जो शराब नीति को बदलने का मामला है, जिसको बाद में फिर उसमें बदलाव किया गया, उसमें एक शब्द इस्तेमाल करते हैं एसवी राजू, किंगपिंग, सरगना। ये किंगपिंग शब्द का इस्तेमाल इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया के लिए इसी केस में किया था, डिप्टी सीएम को गिरफ्तार किया गया था। और टीवी पे जैसे ये शब्द आया, मुझे याद है लगातार खबरें बस ये फ्लैश हो रही थी कि केजरीवाल कथित शराब घोटाले के सरगना है। हाँ, मतलब ये ईडी के जो वकील हैं, या ईडी मतलब आप जब ईडी के वकील कह रहे हो तो ये ईडी कह रही है, उन्होंने ये बात जब कही कि भाई सरगना है। अब रिमांड क्यों दी गई वो आगे धीरे धीरे स्टैब्लिश होता है। इसमें जब फिर ये कहते हैं कि जो ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड गिविंग फेवर टू साउथ ग्रुप राजू, ये पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि वो इस पूरी प्रोसीडिंग में जो नीतियां बनी, देखिए मेन आरोप क्या है, मुख्य आरोप इसमें है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे तो ये था कि ये क्विड प्रो को का मामला है कि हमने नीतियां बनाई, उसके बदले में साउथ ग्रुप ने पैसे दिए और आरोप ये है कि उस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के चुनाव में किया। फिर वो ये एसवी राजू जो ईडी के वकील हैं वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि विजय नायर का नाम आता है। विजय नायर जो पहले मीडिया कन्वीनर थे आम आदमी पार्टी के, तो उनका नाम लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति मिडिल मैन का काम कर रहे थे। ये आरोप ये है और केजरीवाल के बीच में। हाँ, और उसमें ये कहते हैं कि वो जो है मीडिया इंचार्ज थे, वो लगातार अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे थे और मतलब ये शब्द उन्हीं के हैं, वो इस सारी बातों का कहते हैं। और फिर ये कहते हैं कि भाई उनसे ये नीति बनाने के बदले किकबैक मांगते हैं कि हमें आप कुछ फ़ायदा पहुंचाओ। तो इस पे ये सारी दलीलें चल रही थी। फिर इसके बाद एसवी राजू ने एक और बात बोली, फिर उसके बाद जो आगे आया वो उन्होंने जोड़ा, फिर वो नाम लेकर आते हैं शरद रेड्डी का। शरद रेड्डी कौन है? अरविंदो फार्मा के जो चेयरमैन थे हैं और वो इसके आरोपी थे। उनको गिरफ्तार किया गया था, बाद में उनको ईडी ने अप्रूवर बनाया। अप्रूवर मतलब जैसे सरकारी गवाह बनते हैं, और सरकारी गवाह बने। इनके नाम को लेकर के भी विवाद है। फिर इन्होंने ये दलील जो बताई, उसके बाद जो विवाद है उस पर भी मैं आता हूँ। तो इन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आई एम जस्ट गिविंग ब्रीफ फैक्ट। उसमें उन्होंने कहा कि जो शरद रेड्डी हैं उन्होंने बताया था कि 45 करोड़ रुपए रिसीव किए गए साउथ ग्रुप से और उसका इस्तेमाल 2021-22 में जो कैंपेन हुआ, ये गवाही शरद रेड्डी ने दी। और उसमें कहा कि 100 करोड़ की ब्राइब ली गई है और जो मनी है वो चेन्नई से आया है और वो गोवा गया है। ये सब गवाह शरद रेड्डी का एसवी राजू बता रहे हैं। और फिर वो इसमें वो कहते हैं देयर इज़ नॉट ओनली स्टेटमेंट बट देयर इज़ जो सीडीआर है, मतलब फ़ोन पे बातचीत का जो डेटा होता है वो भी उनके पास है। ये स्थापित करने की कोशिश की। इसमें अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हैं, इसको लेकर के एसवी राजू लगातार तर्क दे रहे हैं। अब
ये बोलते हैं कि कैश का बहुत लंबा चौड़ा फ्लो है इसमें, और भी बहुत सारे आरोप लगते हैं। और पीएम वो ये कहना चाह रहे थे कि ये तो जो नंबर्स हैं सो तो है ही, लेकिन इस सब के बीच में मतलब कैश में बहुत ट्रांजैक्शन हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ ब्राइब था, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल हुआ कि फायदा पहुंचाने के लिए और अपने काम करवाने और के लिए। इसके अलावा जो एसवी राजू ने अपनी दलील दी उसमें ये कहा कि आम आदमी पार्टी इज अ बेनिफिशियरी बट इट डजंट एग्जिस्ट इंडिविजुअल। तो ये कोई जो है ये एक तरीके इट इज़ अ कंपनी, every person who is involved in the functioning of the company is responsible and shall be deemed to be guilty। मतलब ये पहले से बोल रहे हैं वो दोषी है, मतलब अभी कोर्ट में दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि ये, और इससे तो यहाँ पे लोगों को समझना होगा कि अरविंद केजरीवाल, जब बहुत सारे लोग ये कहते थे ना कि अरविंद केजरीवाल तो किसी फाइल पे साइन करते नहीं, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको यहाँ पे ईडी ने जो है उनको आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे गिरफ्तार किया है कि आम आदमी पार्टी ने एक चेन के जरिए पैसा लिया, जो आरोप है। ये सब कुछ आरोपों में, देखिए एक बात यह है कि कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी संस्था अगर कुछ दलील देती है तो वो सिद्ध बात नहीं होती है, वो एक आरोप होता है, उसको कोर्ट में सिद्ध होना चाहिए। अब जैसे आप फर्ज कीजिए, जैसे इससे पहले डीके शिव कुमार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, वो जेल भी गए और वो केस खारिज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। तो वो इस तरीके के भी उदाहरण है, और इस तरीके के भी उदाहरण है कि भाई जो इस तरीके की दलीलें दीजिए वो जेल। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लाइबिलिटी ही इज ऑल्सो लाइबल टू पनिश्ड अंडर द लाइबल। इस पे मतलब कि ये बोलते हैं कि इनको इसमें सजा होनी चाहिए, इनको इनकी गिरफ्तारी इसलिए है। इंडिविजुअल रोल के अलावा ये एक तरीके से पूरी पार्टी को जो है इस मामले में पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं, आम आदमी पार्टी को। फिर जो है ये भी कहते हैं कि वो बार बार जो है सम्मन को, जो 9 समन गए उसका जवाब नहीं दे रहे थे, वो डिसोबे कर रहे थे। ये सब जो जानकारी लाइव लॉ और बार एंड बेंच, ये जो कवर करने वाली वेबसाइट्स हैं, इन्होंने वर्ड टू वर्ड छापा। लेकिन फिर उसके बाद जब ये अपनी दलीलें रख लेते हैं, ये भी कह रहे थे कि जब तलाशी हो रही थी उस वक्त भी एसवी राजू ने कहा कि वो सहयोग नहीं कर रहे थे और सही जानकारी नहीं दे रहे थे, बातचीत करने को तैयार नहीं हो रहे थे, पेश नहीं हो रहे थे बार बार ये कहने के कारण। और मुझे लगता है अभिनव, ये वाला तर्क सबसे पहले इसलिए एस्टैब्लिश कर दिया गया, या इस तर्क पर सबसे ज़्यादा जोर इसलिए भी दिया गया क्योंकि जब हम एक दिन पहले का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट देखते, उसमें जब केजरीवाल इस याचिका को लेकर पहुंचे थे कि कोर्ट मुझे ये अश्योरेंस दिलवा दे, ये आश्वासन दिलवा दे कि मेरी गिरफ्तारी नहीं होगी या कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो मैं पूछताछ के लिए तैयार हूँ। ईडी जो सहयोग चाह रही है, जो समन दे रही है, तैयार है। और तब ईडी बार बार ये कह रही थी कि हम पर्सनल कैपेसिटी में केजरीवाल को बुलाना चाह रहे हैं, हम कोई मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, कोई नेता के तौर पर केजरीवाल से पूछताछ नहीं करना चाह रहे हैं, हम पर्सनल कैपेसिटी में। ईडी ये स्पष्ट नहीं कर रही थी कि वो केजरीवाल को गवाह के तौर पर बात करना चाहती है केजरीवाल से, या आरोपी के तौर पर उनसे। देखिए, तो वहाँ से दिल्ली हाईकोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। इसकी वजह है पीएमएलए एक्ट जो है वो 2002 का कानून है, उसमें बाद बीच में संशोधन हुए हैं, और 2018 में जो सबसे मजबूत संशोधन हुआ वो 2018 में मोदी सरकार में हुआ। इसमें यह है कि 2 चीज़ें, जो इसकी धारा 45 है वो बहुत मजबूत बनाती है इसको। इसमें पहली बात की अग्रिम जमानत नहीं मिलती, तो जो कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं मिली वो उसकी वजह है पीएमएलए एक्ट जो है। और इसमें दोषी को, ये जो आरोपी होता है उसको ये साबित करना होता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। और अगर कोई जेल चला, इसलिए आप देखो कि इसमें लंबे वक्त तक जेल में क्यों हैं लोग, चाहे हेमंत सोरेन का 2 महीना हो गया, उससे पहले मनीष सिसोदिया लंबे टाइम से, सत्येंद्र जैन है, संजय सिंह हो गए, और भी जितने लोग गए, सेंथिल बालाजी और तमाम लोग, ये लोग जेल से इसीलिए नहीं छूटते। और इसकी एक और वजह है कि ईडी चार्जशीट पे चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाती रहती है, क्योंकि एक बाउंडेशन जो होता है ना कि तय समय में चार्जशीट लगा देनी, ट्रायल शुरू करना है, वो ट्रायल ही नहीं शुरू होता लंबे वक्त तक, उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगती रहती है। तो ईडी कहती है कि हम जो है अभी नया सुराग मिल गया, अब हम फिर से जारी करेंगे। तो फर्ज कीजिए कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी, तो 89वें दिन इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगाई कि हमको नई चीज़ मिल गई, अब हम इससे शुरू कर रहे हैं, तो वो सर्किल घूम के 0 हो जाएगा, फिर वो जो है पहले डे 1 से काउंट होने लग जाता है। तो अभिषेक मनीष सिंघवी जो दलीलें देते हैं उस पर हम आए, तो शरत रेड्डी का जो नाम है, जो अप्रूवर, जिनके गवाह पर ये बताया जा रहा था, शरत रेड्डी को लेकर विवाद ये है कि वो अरबिंदो फॉर्म से जुड़े हुए हैं, और उस फॉर्म ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आया है, जो आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से और भी विपक्षी दलों की तरफ से,
कि इनको गवाह बनाए जाने के बाद उस कंपनी ने 5 करोड़ का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिया और उसके अलावा 32 करोड़ रुपए टोटल बीजेपी को दिया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो शरद रेड्डी के नाम को लेकर के विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है और ये बात तो सत्य है कि उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में दिख रहा है कि कंपनी ने पैसा दिया है बीजेपी को। फिर उसके बाद जब इनकी दलीलें पूरी होगी तो तब सिंघवी जो है खड़े, हाँ, केजरीवाल की तरफ से खड़े होते हैं और फिर वो इस दलील को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ये आप आर्टिकल पीएमएलए का जो सेक्शन 19 है उसके तहत मत बताइए, आप जो है ये गिरफ्तारी जो हुई है वो गलत है। और इसमें अगर कोई गवाह ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आपको लिंक स्टैब्लिश करना है या आपको उसके बारे में जानना है तो आप पूछताछ कीजिए, आप सीधे अरेस्ट कर ले रहे हैं। और हैं मतलब अरेस्ट जरूरी नहीं है, हाँ, वो इसके बार-बार तहत आप पूछताछ कर लीजिए, आप जितने क्वेश्चंस इंटरोगेशन करना है वो कर लीजिए, लेकिन अरेस्ट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, वो बार बार यही पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द नेसेसरी इज अरेस्टिंग मी, मतलब वो जब मी कह रहे हैं तो केजरीवाल के लिए कह रहे हैं। तो और वो बार बार कहते हैं कि कोई ग्राउंड नहीं है अरेस्ट करने का। और मतलब वो कह रहे हैं कि, और ये भी कहते हैं कि एक लाइन जो कहते हैं, इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट सिटिंग चीफ मिनिस्टर इज अरेस्टेड, कि पहली बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट हुआ। इससे पहले कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर अरेस्ट नहीं हुआ है। जैसे जयललिता जब जेल गई तो इस्तीफा देकर गई, पनीर सेल्वम सीएम बने थे। लालू यादव जब जेल गए तो इस्तीफा देकर गए, उनकी जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी थी। हेमंत सोरेन जब जेल गए तो इस्तीफा देकर गए, उनकी जगह चंपई सोरेन बने, लेकिन इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और अरविंद केजरीवाल ने बाद में भी ये कहा, जब ये 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब जेल से सरकार कैसे चलेगी, ये अपने आप में जब एक बिजार थिंग है ना, कि आश्चर्यजनक कर देने वाली या कभी कभार होने वाली, सालों में होने वाली एक खगोलीय घटना टाइप का मामला है, तो अब ये कैसे होगा ये देखने वाली बात है। और ये कहते हैं सिंघवी कि आप जो है चुनाव से जस्ट पहले आप इंतज़ार कर रहे थे कि चुनाव नज़दीक आएगा तब हम गिरफ्तार करेंगे। और जो फर्स्ट टाइम 4 टॉप लीडर जो हैं वो पार्टी के गिरफ्तार हो गए हैं। तो इसको लेकर के बहुत वो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे और ये बार बार कह रहे थे कि ये कोई इनफ नहीं कि किसी आदमी ने कह दिया अप्रूवर बन करके तो आप जो है गिरफ्तार कर लेंगे। और कई सारे केसेस का हवाला भी दिया गया इसमें। एक बात जो फिर एस जी राजू ने ना, जब ये सारा बात हो रही थी कि क्यों गिरफ्तार किया गया, निखिल हम उसकी चर्चा कर रहे हैं जो ये केस हुआ है, तो जो आज सारे आर्ग्यू हुए उसको लेकर के कि बार बार जब सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि आप गिरफ्तारी ज़रूरी नहीं है और ये आपकी टीम खबर कर रही होगी, उसमें जब हम कल बात कर रहे थे इसको लेकर के, इनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो इस पे एस वी राजू ने रोका। जब बार बार पूछा तो लेकिन हम बेल की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ जो है, इन्होंने कहा कि आर वी आर्ग्यूइंग हिज कैंसिलेशन ऑफ बेल, दिस इज रिमांड एप्लीकेशन। भाई ईडी की तरफ से एप्लीकेशन थी ना रिमांड की। आप आज का प्रोसीडिंग देखेंगे तो बहुत जो लंबा चला, उसमें ईडी ने बहुत जोर दिया है, मतलब जब वो उन्होंने केस प्रेजेंट किया और डिफेंड किया कि सब प्रोसीजर फॉलो हुआ है। नियम के तहत। इससे पहले जितने भी बार ईडी के ऐसे अरेस्ट हुए हैं, कई बार आता है कि आप कॉपी नहीं दे रहे एफआईआर की, माने जो ईडी का कागज़ होता है वो नहीं दिया, या चार्जशीट की जानकारी नहीं दे रहे हैं, आरोप के बारे में नहीं बता रहे हैं। ईडी ने सबसे पहले तो यही इस्टेब्लिश किया कि इस बार हमने जो प्रोसीजर है, क्योंकि वो ईडी समझ रही होगी, आप अभी दर्शकों को बता भी चुके हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, मजाक नहीं है, तो उन्होंने उन सारी सावधानियों का पालन किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस किया कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि ईडी के पास पावर है अरेस्ट करने का, है ना, इसको वो ये नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन पावर ऑफ, मतलब ये कहना कि आपके पास पावर ऑफ अरेस्ट है, ये मतलब इनबिल्ट नहीं है इस वाक्य में कि एक नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट भी है। माने अगर मेरे पास ये शक्ति है कि मैं आपको गिरफ्तार कर लूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको गिरफ्तार करूँ। तो उनका उस तरह का आर्ग्यूमेंट था। लेकिन ईडी ने जैसे होता है ना, ठोक पीट के केस तैयार करना और वो ग्राउंड लेकर जाना कि हम ये सब कुछ नियम के तहत हुआ है। मुझे लगता है दोनों साइड्स, ईडी भी और जो टीम केजरीवाल है, टीम आम आदमी पार्टी है, उन दोनों ने बहुत तैयारी की है इस चीज़ की, क्योंकि औचक नहीं था ना, ये बहुत टाइम से एंटिसिपेट, भाई ईडी के अधिकारी भी जान रहे हैं कि क्या करना है, और क्योंकि केजरीवाल हाईकोर्ट गए हैं तो वो भी जान रहे हैं, दोनों ने बहुत प्रिपेयर किया है। बस वही है जो हम कल भी बात कर रहे थे, टाइम, कि इन सारी चीज़ों को टाइम चाहिए होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कौन अप्रोच करेगा, वहाँ कौन सी बेंच में सुनवाई होगी, कोर्ट उसको कैसे देखेगा, आपने जैसे जनरली कोर्ट्स पूछती हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ आ गए, क्या ज़रूरत थी,
पहला सवाल। तो फिर आपको बताना पड़ता है कौन सा फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हुआ है। अच्छा वो नहीं है तो फिर क्या प्रोसीजर सब फॉलो हो गया। लोकल को आपने लोकल कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, लोअर कोर्ट में आपने बात की क्या, आपका जो कंसर्न हाई कोर्ट है आपने वहाँ बात की क्या, उसका डिसीजन है क्या, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं क्या। तो जो डिफेंडिंग साइड है इसमें आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है कि एक वो असंभव को वो देख रहे हैं, बस जो भी वो संभव है भी यदि उसके लिए समय चाहिए, और वही समय का ही योग है। अभिनव शुक्रवार की रात हो गई है, बहुत मुश्किल है कि कोई हायर कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस में ही मतलब कोई ऐसा कदम उठाती हैं। अभी तो इंतज़ार ही देखना पड़ेगा कि जब तक के निचली अदालतों की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। और वहाँ जो राहुल गांधी का आप केस याद कीजिए कि सबको पता था कि ये फाइनली डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो जब तक वो प्रोसेस नहीं पूरा हुआ, पहले गुजरात, पहले सूरत, फिर सूरत के बाद फिर अहमदाबाद या गांधीनगर जहां गुजरात की माननीय उच्च न्यायालय है, हाँ, वहां वो होगा तब सुप्रीम कोर्ट आओगे, और फिर उसके बाद यही बात मैंने शुरू में बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता कि आप प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री हैं कि गवर्नर हैं। सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं। वन, और दूसरा फिर एक है कि एकदम भाई मान के चलिए कि आपका राइट टू लाइफ वायलेट हो जाए, मान के जैसे मैंने कोई बड़ा अपराध किया और मुझे फांसी हो रही है, और मेरे कोई वकील हैं वो कहते हैं कि भाई ये राइट टू लाइफ चला जाएगा, इसका अभी रात को टांग देंगे इसे, तब फिर कोर्ट कहती है कि चलो अच्छा लाओ लो कागज लाओ, हम एक बार और देखेंगे। बिल्कुल, ये हुआ भी है पहले अफजल गुरु वाले केस में भी। हाँ मतलब अब जैसे अफजल गुरु बहुत अच्छा उदाहरण नहीं, लोग बोलेंगे भाई आतंकवादी के मैं इसलिए अपना उदाहरण दे रहा हूँ कि अदालत देखता है कि ऐसा फंडामेंटल राइट का, और वो इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी भी नहीं होता है। इसमें अच्छा एक चीज़ था, आप जो बोल रहे थे ना कि इधर से भी तैयारी मजबूत थी, बिल्कुल तैयारी मजबूत थी। और जो सवाल पूछे गए ना कि भाई पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे थे आप, तो जैसे उन्होंने कहा कि आप सम्मन को इग्नोर कर रहे थे, तो जो इनके वकील हैं विक्रम चौधरी, उन्होंने जवाब दिया कि हमने आपका हर सम्मन का जवाब दिया हुआ है, और आप पहले कह रहे थे पर्सनल कैपेसिटी में। अब क्या है कि ये जो केस है इसको ईडी ने ऐसे तैयार किया है, जो जैसे लोग सोचते थे, मैं पहले भी ये कह रहा था कि केजरीवाल तो किसी कागज पे साइन करते नहीं, तो उनको कैसे गिरफ्तार करेंगे। जवाब की बात नहीं, बात ये है कि जवाब तुमने दे दिया, पर समन में पेश होना पड़ता है। उनसे यही पूछा गया था कि आपका सब सही है, ठीक है, अंततोगत्वा क्या पता आप सही भी साबित हो जाएं, पर आप नागरिक हैं, आप पेश क्यों नहीं हुए। भाई देश की एजेंसी ने कोई भी किसी भी कारण से, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ठीक ठाक सुनाया, बहुत टाइट मतलब उनको किया गया कि भाई आप बाकी सब बताइए, पर आप ये मत कहिए कि हम पेश नहीं होंगे और हमको मतलब पहले ही गिरफ्तारी से राहत चाहिए। कुछ गलत आपके साथ होगा तब आप रिलीफ मांगने आई और तब दिया जाएगा। नहीं, और इस पे जब इन्होंने जब कहा ना कि हमने तो समन का जवाब दिया और ये वो, तब तो ये भी एक बड़ी लंबी जीरा चली आज दोनों तरफ से, और इनको भी पता था कि आज हमको कोर्ट में ये बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे शुरू में ही ये क्लियर हो गया था कि ईडी बहुत मजबूत, पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि हम गिरफ्तार क्यों किए हैं, फिर उसके बाद 10 दिन की रिमांड मांगी, तो ये एक तरीके से आप देखेंगे 6 दिन की रिमांड दी है। और अप्रूवर जो रेड्डी, उनके बयानों का हवाला दिया है राजू ने। इनके जो वकील हैं उनका ये कहना था कि भाई आप, फिर जब ये बातें होने लग गई कि आप इनको गलत तरीके से गिरफ्तार करके लाए, अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं था, ये शब्द बार बार इस्तेमाल हो रहे थे कि ये नेसेसरी नहीं था। फिर पर्सनल कैपेसिटी की बात आई, फिर समन की बात आई, बहुत गोल गोल तक घूमता रहा। शाम तक जो है दोनों तरफ की जिरह चलती रही, लंबी चौड़ी जिरह हुई, उनके वकीलों ने तर्क दिए। लेकिन एक बात ये है कि ईडी अगर रिमांड दे दी गई ईडी को, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कोर्ट इसको, मतलब ये है कि जैसे रिमांड का कोई सीधा मतलब, रिमांड का तो मतलब रिमांड एक निर्दोष व्यक्ति के भी हो सकती है, एक दोषी व्यक्ति के भी हो सकती है। तो रिमांड का पर्पज़ ये होता है कि भाई उस एजेंसी को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा, वो पूछेगी उनसे कि क्रॉस एग्जामिन करेगी, हो सकता है सबूत लाके दिखाए, कुछ कागज़ वागज देखे, भाई आपने साइन किया था क्या, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसका कोई ऐसा मतलब नहीं निकलता है, मैसेजिंग है जनता के लिए, लीगल इसका कुछ नहीं है। जैसे अब अप्रूवर वाली बात है, जैसे अब आप और मैं हैं, मैं अप्रूवर बन जाऊँ आपके खिलाफ किसी केस में, कोर्ट मेरे कहने से थोड़ी दे देगा फांसी। वो मैंने कहा तो भाई सिस्टम उसको ऐसा तरह देखता है कि भाई ये एक ऐसा दोस्त है जिसने दोस्त को भी धोखा दिया है, वो अप्रूवर बना, वो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली कोरोबरेट होना चाहिए सबूत से, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा। ये चीज़ ऑब्वियसली तमाम केसेस में यहाँ भी होगा कि जो अप्रूवर बने हैं उनकी बात एक चीज़ है जिससे बिल्कुल ईडी का केस मजबूत होता है, लेकिन उनको कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ला के देना पड़ेगा कि भाई अमुक व्यक्ति ने जो कहा
जो वो फार्मा कंपनी है, फार्मा ही कंपनी है, हाँ हाँ हाँ, तो उनकी बात को कहीं और से सत्यापित करना पड़ेगा और वो जो भारत के कानून है उसके हिसाब से उस चीज़ को सबूत भी होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ भी ले अब आओगे। उसमें यही तो बात है कि टाइम। वो सीडीआर की बात कर रहे हैं, हाँ विजय नायर की बात कर रहे हैं कि भाई एक फ़ोन पे बातचीत हुई, घर पे हुई, डीलिंग हुई, 45 करोड़ गया, फिर 100 करोड़ गया, इस तरीके का आरोप। वही जो कल हम बात कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा मसला, कि आपने क्विड प्रो को किया, कि आपने पैसे लिए और नीति बनाई। अब इस पे तर्क कितने मजबूत हैं, देखिए अब दोनों ईडी का पहला जो ईडी का केस अगर आता है किसी नेता को और किसी को गिरफ्तार कर लिया ईडी ने, तो आपके दिमाग में पहला जाता है कि ये आदमी अब कुछ दिन के लिए जेल में है, क्योंकि पीएमएलए एक्ट इतना मजबूत है। और खास करके जब अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया था और उसने कहा कि भाई जो संशोधन दोनों हुए धारा 45 को लेकर के कि अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी और उस पर दोषी को खुद आरोपी को खुद साबित करना होता है कि भाई मैं दोषी नहीं हूँ, तो उसमें एक लंबा टाइम जाता है। तो ये बड़ा देखना, और चुनाव से जस्ट पहले और ईडी के जो काउंसिल वहाँ पर थे जो जिरह कर रहे थे हुसैन, उन्होंने अंततः जब ये बात कही गई कि कल तक तो आप पर्सनल कैपेसिटी में बुला रहे थे, आज आप मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करें, आज आप पूछताछ करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता से, आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो केजरीवाल से पूछताछ करना नहीं चाहते। तो ईडी के काउंसिल ने कहा कि हमारे पास सबूत हैं। यही बात कल उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी कही थी और ये कहा था कि जो सबूत या जो फाइल हम दे रहे, हम नहीं चाहते कि आप इसे, जो आरोपी पक्ष है, जो केजरीवाल का पक्ष है, उनको बताएं, उनके सामने खोलें, लेकिन आप जो हमसे कह रहे हैं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो वो सबूत के तहत कार्रवाई करें, आप बार बार समन क्यों मांग रहे हैं? अब इसमें एक चीज़ जो अभी देख के समझ में आ रहा है कि ये बड़ा मुश्किल होगा आम आदमी पार्टी के लिए इस चुनाव में भी, उसके टॉप 4 लीडर जेल में हैं और 2024 के चुनाव में अब पहले चरण का चुनाव कितने दिन में, 1 महीना भी नहीं बचा हुआ, आज 22 तारीख हो गई, 19 को पहली वोटिंग है। तो इतनी जल्दी पीएमएलए एक्ट में अगर किसी की, अभी क्या है कि अभी इन्होंने गिरफ्तार किया, अब उस आरोपी भी बनाएंगे अरविंद केजरीवाल को। जब पिछली बार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया उसके बाद आरोपी बनाया और मास्टरमाइंड बताया, इस बार अरविंद केजरीवाल को बताया, तो ये उनको भी आरोपी बनाएंगे और हो सकता है आरोपी नंबर 1 कर दें, ये भी होगा। तो ये बहुत ही देखना वो रहेगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ पाते हैं कि नहीं, उनको ज़मानत मिल पाती कि नहीं, क्योंकि पीएमएलए के केसेस में हमने देखा है कि जल्दी ज़मानत नहीं मिलती है। तो ये मेरे कुछ साथी थे निखिल और अभिनव जो दिन भर से इस केस को फॉलो कर रहे थे। ये था आज राउज एवेन्यू कोर्ट से आया हुआ सारा अपडेट। और दोपहर के 2:30 बजे से, जैसा मेरे साथी ने बताया, कि बहुत लंबी जिरह चली और रात होते होते फैसला आया कि केजरीवाल को 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेजा जाएगा। हर जगह यही खबरें चल रही है कि अब केजरीवाल की होली जेल में मनेगी। लेकिन इसके आगे का सवाल, इसके आगे का जो सोचने वाला मसला है, उस पर अभिनव ने लास्ट में लाइट डाली और यही कहा कि क्या चुनाव से पहले केजरीवाल बाहर आ पाएंगे और इस पूरे एक्शन का आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा। आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आसान भाषा में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी अमितेश थे। शुक्रिया।